हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम सब मिल करके पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को मैं एक जगह लेकर के आया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो जितना हमसे हो सकता है पिछले अगले 1 घंटे पे, तो हम 1 घंटे में जितने भी एमसीक्यू हमसे हो सकते हो सारे एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको एमसीक्यूज। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो ऐसा कौन सा टूल्स है जो हमारा जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंडिकेट करता है ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रेंड और डायरेक्शंस को, कौन से ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल्स है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, एक कंपैरेटिव साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हम पढ़ के आए हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तो हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम बिजनेस का सॉल्वेंसी वगैरह को पता करते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्टिव वगैरह ने इसको। कॉमन साइज तो आपका 100% रेशियो के अंदर 100% स्टेटमेंट बताता है, सेम ईयर का बताता है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। उसी के ऑप्शंस पे आपको लिखा हुआ है बेटा, उसी का ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑप्शंस देखो क्या गिवन है आपका। एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the dash ratio are calculated for measuring the efficiency of operation of the business based on effective utilization of resource। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जो आपका मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बताता है, ऑपरेशन का एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा आपका प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। ठीक है, टर्न ओवर रेशियो जो है वो आपका बोल सकते हैं ये एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बताता है। सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म का सॉल्वेंसी रेशियो बताता है, और लिक्विडिटी आपका लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अमाउंट लिक्विडिटी कितना होगा ये बताता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा? बी आएगा। ठीक। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 28। द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ मानक एंटरप्राइजेस। बेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो। अब इसको बेटा ये जो रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, उसका पुराना रेशियो है 2.5:1। ऐसा क्या चीजें करेंगे कि ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज होगा मतलब आपका ये रेशियो जो है 2.5 से बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लेकर के चल सकते हो बेटा, ये इसको आप 2,50,000 ले लो, डेब्ट आपका 2,50,000 है, इक्विटी आपका 1,00,000 रुपीज है। अब परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट में परचेस करो तो आपके पास गुड्स आ रहा है। ठीक है, और क्रेडिटर आ रहा है, तो क्रेडिटर आपका शॉर्ट करेंट लायबिलिटी होता है, तो डेब्ट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना इक्विटी के अंदर कोई इफेक्ट करेगा, तो ये ट्रांजेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करे तो कैश जा रहा है, जो कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, कैश ट्रांजेक्शन। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करें तो डिबेंचर इशू करने से आपका क्या होगा भाई? आपके पास कैश इनफ्लो होगा। तो कैश इनफ्लो होगा, और एक तो आपका ये जो डिबेंचर है ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो यहाँ पर 6 लाख रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका डिबेंचर डेप्ट बढ़ जाएगा 6 लाख रुपए से। तो 6 लाख से डिबेंचर बढ़ता है तो 2,50,000 प्लस 6 लाख करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8,50,000। 8,50,000 डिवाइडेड बाय अगर 1 लाख करते हो तो देखो क्या आ रहा है? 8.5:1।
मतलब आपका देखो 2.5 से वो 8.5:1 हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर ये आना चाहिए। सेल्स ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो भाई फर्नीचर को सोल्ड करने से बुक वैल्यू का फर्नीचर सोल्ड हो रहा है 4 लाख का, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट के बेस में अगर बात करें बेटा, तो ये इक्विटी में इफेक्ट होगा। तो इक्विटी में इफेक्ट होने से आपका क्या होगा, जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। तो अगर क्वेश्चन में इस ऑप्शंस को देते हुए अगर ये पूछ दिया है ना बेटा, यहाँ पर इंक्रीज पूछा है, तो इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा राइट आंसर। अगर डिक्रीज पूछ देते ना बेटा, तो आपका पॉइंट नंबर डी राइट आंसर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सोल्ड करने से हमारा एसेट सोल्ड होगा, बुक वैल्यू उसका 4 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 5 लाख से आपका पैसा इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इनफ्लो जो हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा कोई फर्नीचर सोल्ड करने से जो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट हमारा एसेट सोल्ड करने से हम जो प्रॉफिट कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल नेचर का इनकम होता है। तो और वो रिवेन्यू जो कैपिटल नेचर का होता है, उससे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होता है, मतलब इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि हम इस चार में से किसको किसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो। ठीक है, अच्छा 4 पॉइंट यहाँ पर गिवन है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से ये 4 पॉइंट में से 1 2 3 तीनों को कहते हैं, कि 1 और 3 दो है, कि 1 3 4 है, और लास्ट में लिखा है 3 और 4। तो ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। तो पढ़ते हैं बेटा, पहले तो चारों पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें हमको देखने के 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो एक लिखा हुआ है कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ में पेमेंट करें सप्लायर को, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस में रन करने के लिए, बिजनेस के एक्टिविटी को यूज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल करने के लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मतलब बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पास कैश पेमेंट टू द सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये मुझे ऑपरेटिंग तो लग रहा है। ठीक है, अब वन वाले आइटम को देखूंगा तो सब में यहाँ पास एबीसी तीनों में वन दिख रहा है, मतलब यहाँ पास तो ये बोल सकता हूँ डी तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वन इसके अंदर नहीं है। तो 1 A B C, ये तीन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तीनों में वन इंक्लूड है। अब पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइजेस, किसी एंटरप्राइजेस से हमको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। तो भाई डिविडेंड रिसिप्ट को आप देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम उसको माइनस करते हैं, मतलब ये सेकंड पॉइंट नहीं है। अब फर्स्ट के अंदर ये जो सेकंड पॉइंट आने से ये ए भी नहीं होगा, डी तो ऑलरेडी नहीं है, तो ए भी नहीं है। तब हमको पता चल गया कि या तो बी और सी में से होगा। तो बी और सी में से हमको देखना है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई बी और सी में सिर्फ एक चीज मिसिंग है, फोर्थ पॉइंट। हम फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं, अगर फोर्थ पॉइंट नहीं होगा तो बी आंसर होगा, और फोर्थ पॉइंट भी होगा तो सी आंसर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, दोनों में से एक को टिक करना है। ठीक है, कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, भाई कैश रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, अमाउंट बोरोड को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आता है। मतलब आपका पॉइंट नंबर सेकंड भी नहीं आ रहा है, और पॉइंट नंबर 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ही होना चाहिए। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फी कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, तो भाई रॉयल्टी फी कमीशन ये आपका बिजनेस ऑपरेशन ही होता है, इसलिए पॉइंट नंबर बी आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट वन आंसर बी आपका इसका आंसर कहलाएगा। चलिए इसके अंदर और में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल बी रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो भाई सही है। हम डिविडेंड और इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं, उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो में ही दिखाते हैं। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस विल बी रिजल्ट इन द कैश फ्लो फ्रॉम आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो भाई एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस भाई बिजनेस ऑपरेशन के लिए होता है, और उसको अगर पेमेंट करें मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। गुड, ये भी सही है। हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है, तो दोनों तो करेक्ट ही है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल बी रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब रिसिप्ट हो रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर रिसिप्ट होता है तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो एक तो ये रॉन्ग है।
अब डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस। तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू, तो भाई सही बात है, प्रिंसिपल रिवेन्यू मतलब मेन बिजनेस का को पैसा जो जनरेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, तो इसका आंसर मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, आंसर नंबर सी। चलिए, इस थर्ड एक पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 चार ऑप्शन आते हैं, उसमें से तीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट वन स्टेटमेंट के बेस में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन मतलब परचेज, एंड डिस्पोजल मतलब सोल्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, सही बोल, एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो मुझे 100% सही लगा पढ़ते ही। सेकेंड, कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग intangible and capitalistic research and development result in the cash flow, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। हाँ भाई, तो परचेज करे तो पैसा जा रहा है, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखते हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट मेरे लिए सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मतलब ये दूसरा कुछ ही दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्ट बी से चार क्वेश्चन आना है, 27, 28, 29, 30, जो पहला हमने कर दिया। अब सेकंड ये 27, 28, 29, मतलब मैं बहुत सारे प्रीवियस पेपर को एक जगह ला करके इस क्वेश्चन को कराने के लिए किया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 27, 28, 29, 30 दिखेगा, तो उससे हमको मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनना चाहिए। द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:1। अब क्विक रेशियो बेटा, क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट्स अपॉन क्विक करेंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं क्विक एसेट्स, जो कि 1:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द क्विक रेशियो। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्विक रेशियो को इंक्रीज करेगा, मतलब क्विक रेशियो को इंक्रीज करेगा, मतलब 2:1, मतलब ऊपर बढ़ना चाहिए नीचे कम, तो इसको इंक्रीज करने का बात होता है। तो आप बेटा क्विक रेशियो को आप ऐसा ले लो, 1 लाख अपॉन 1 लाख। अब इसमें ना एडजस्ट कोई अमाउंट को ना, ये जो ट्रांजेक्शन दे रहा था ना, उसको एडजस्ट करके देखना है और आपको रेशियो एनालिसिस करना है। जिससे रेशियो इंक्रीज हुआ वही सही आंसर है। कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, तो डेटर से कैश रिसीव्ड होगा। तो भाई क्विक एसेट्स में कैश तो आता है, तो डेटर से अगर मुझे कैश रिसीव्ड होगा, तो डेटर से मुझे कैश रिसीव्ड होगा, तो कैश बढ़ेगा भी और डेटर माइनस भी होगा, तो एज इट इज हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ क्रेडिट में, तो गुड्स सोल्ड करने से कैश में पैसा आएगा। जैसे कि मान लो जाए, अगर मैं 10,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ क्रेडिट में, तो 10,000 का गुड्स सोल्ड करने से मेरा क्या क्या होगा, मेरा जो स्टॉक है वो कम होगा, गुड्स जाएगा तो गुड्स माइनस हो जाएगा, और जो मेरा कैश है वो बढ़ जाएगा। तो स्टॉक जो माइनस होगा तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन कैश इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो कैश को हम यहाँ पर 10,000 से ऐड करेंगे और करेंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये 1,10,000 अपॉन 1 लाख हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो बन गया 1.1:1, मतलब ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो एक हिसाब से सही है, ये ऑप्शन तो एक हिसाब से क्या है बेटा, सही है। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में गुड्स परचेज करने से क्या होगा बेटा, इन्वेंट्री तो इसके अंदर आना नहीं है, और गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा, मतलब आपका क्विक रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे आपका क्विक रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज होगा। परचेज गुड्स ऑन कैश, तो गुड्स परचेज करने से कैश कम होगा, अब गुड्स आएगा, और गुड्स तो हमारे यहाँ पास आता नहीं है, तो कैश कम होने से फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो सी और डी पॉइंट जो है वो डिक्रीज के लिए है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बी होना चाहिए, और ए से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सी और डी से आपका आपका क्विक रेशियो डिक्रीज होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे फास्ट।
चलिए क्या है भाई क्वेश्चन। सोन लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 ऑन मशीन। तो भाई मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो 2 लाख रुपए दिख रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वुड भी 2,50,000। तो आपको पता है जब हम नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं उसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वर्किंग कैपिटल। तो भाई ये आपका जो 2,50,000 जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट वन तो मुझे बिल्कुल राइट लग रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड, डेप्रिसिएशन इज एड बैक टू नेट प्रॉफिट एज इट डज नॉट रिजल्ट इन कैश एनी फ्लो। तो भाई हम इसको वापस ऐड करते हैं क्योंकि इससे ना तो कैश इनफ्लो होता है और ना कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आप देखेंगे कहाँ लिखे हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज नॉट 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 टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस गिवन है, कंपेरेटिव गिवन है, कैश गिवन है, इनकम स्टेटमेंट इज नॉट अ analysis of financial statement. In common size income statement, each item is expressed as a percentage of। जब हम कॉमन साइज बनाते हैं बेटा तो कॉमन साइज के लिए जो बेस परसेंटेज लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज ऑफ बेस परसेंटेज हम लेते हैं। तो बेस परसेंटेज जो है, अगर हम बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट में टोटल को लेते हैं, टोटल एसिड्स और टोटल लाइबिलिटी। और अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से ये कौन सा आंसर गिवन है, टोटल नो, टोटल एक्सपेंस नो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नो, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपका किसका पूछा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। सर अगर यहाँ पर बैलेंस टोटल एसिड्स और टोटल लाइबिलिटी और रिवेन्यू, तो भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो यहाँ पर टोटल एसिड्स लिखा रहेगा, या टोटल लाइबिलिटी लिखा रहेगा, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई एक ही लिखा रहेगा, और तीन ऐसे कुछ रॉन्ग आंसर होंगे। ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर ये सब चीजें पूछा रहेगा, टोटल ऐसे टोटल रिवेन्यू, टोटल लायबिलिटी और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे ही आगे लिखा रहेगा कि कॉमन साइज इनकम स्टेट इच आइटम एक्सप्रेस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, विच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। तो भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, बैलेंस शीट में दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेगा, और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें दो तीन आंसर सेम हो तो वहां पर सीबीएसई आपको बोनस देता है। आप एक स्पेसिफिक आंसर को चूज कर लेना। बिना कभी की स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, जैसे दो तीन आंसर सही लगता है तो छोड़ देते हैं। एक आंसर को एटलीस्ट टिक करके आना ही आना है। तो उसमें अगर बोनस रहेगा, गलत भी रहेगा तो भी बोनस मिलेगा, सही भी रहेगा तो भी बोनस मिलेगा। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 30, short-term highly liquidated investment qualify as a cash and cash equivalent if they are reliable into known amount of cash from the date of acquisition within a period of। सबसे जल्दी लिक्विडिटी होने वाले तो कम से कम में किसको कहा जाता है, तो भाई कम से कम में यहाँ लिखा है 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, तो सबसे कम किसमें आएगा, 3 मंथ और लेस, जो सबसे जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता क्या क्या है, कैश इन हैंड जो हमारे गुल्लक में पैसा है, कैश एट बैंक बैंक का पैसा है, ठीक है। और इसके अंदर आ जाता है करेंट इन्वेस्टमेंट दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये तीन चीज को हम कैश इन हैंड के अंदर लेते हैं। डिमांड डिपॉजिटेड विद बैंक नहीं, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी राइट, चेक इन हैंड राइट, ट्रेड रिसीव सॉरी, डिमांड डिपॉजिटेड विद बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट है आएगा। ट्रेड रिसीवेबल भाई ये तो आपका ट्रेड रिसीवेबल तो आपका करेंट लायबिलिटी के अंदर एक खुद पार्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलो सेम वैसे ही क्वेश्चन फिर से ऊपर में जैसे आया था, द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट विल बी इंक्रीजेस इन द रेशियो। 1:2 नहीं होगा बेटा, ये 1:1 ही होगा।
ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन का आंसर है, तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, परचेज, क्या कहते हैं, क्विक रेशियो में परचेज गुड्स ऑन कैश, तो कैश में गुड्स परचेज करने से आपका क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, 1:2 ही होना चाहिए। द रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेशियो, अब ये 1 लाख है और ये 2 लाख है। ठीक है, चलो अब इसी में क्वेश्चन सही है लग रहा है, इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो अब आपका परचेज गुड्स ऑन कैश, ये पहला आंसर, मैंने आंसर देख लिया था इसलिए डायरेक्ट अब इसी में बात करते हैं, आंसर तो वही आना है। परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स कैश में गुड्स परचेज करें, तो परचेज कैश में करने से कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अगर मान लो जब 50,000 का गुड्स परचेज करो कैश में, तो कैश 50,000 से माइनस होगा, तो कैश अगर 50,000 से माइनस होगा तो लाइबिलिटी में तो कुछ होना नहीं है, और इन्वेंट्री तो आएगा नहीं, नहीं बेटा, ये 1:1 ही है, क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 1/2 नहीं होगा, 1:2 होगा, और सोल्ड गुड्स ऑन कैश दिए थे ना उसमें आंसर, तो वही आंसर इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये जस्ट क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ये, वो गलती से ऐसा हुआ है, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वही सेम आंसर आएगा। चले, क्वेश्चन नंबर 28। Stone Limited made a net profit of rupees 5 lakh after taking into consideration interest on investment of 1 lakh. Operating profit before working capital changes would be 4 lakh. तो सोन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, तो माइनस करने के बाद ही हम वर्किंग कैपिटल निकालते, सही है, तो स्टेटमेंट पहले सही है। टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, both the statement are true. The tools of the financial statement analysis of financial statement which indicate the trend and direction of the position, तो बेटा अभी फर्स्ट क्वेश्चन पर गया थे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट। While preparing common sense statement of the profit and loss of the company, each item is expressed as the percentage of revenue from operation, वही वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, अकाउंटिंग AS3 के बेस में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी रिजल्ट इन द कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो है बेटा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है बेटा। सेल्स ऑफ मशीन विल बी रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनफ्लो होता है बेटा। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस विल बी रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये आंसर सही है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज 63, इट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको देखो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100% है, तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका यहाँ पास 63% गिवन है, तो 63 माइनस 100 करेंगे तो 7, और ये आ जाएगा 9, तो 393, 37%, आंसर 37, ये आपको भटकाने के लिए दिया हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा, 37। चलिए, which of the following is not a purpose of analysis of financial statement, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस नहीं है। ठीक है, which of the following is not a purpose of financial statement, to access the current profitability and operational efficiency of the firm, तो ये भैया पर्पस है इसका। To ascertain the relative importance of different component of the financial position of the firm, इसलिए भी हम करते हैं। To just study the report of the company, ये थोड़ा अटक रहा है। To judge the ability of the firm to repay the debt, ये भी सही है, तो आंसर आएगा C।
ratios that are calculated for measuring the efficiency of the operation of business based on effective utilization of resource are called ratio that calculate measuring the efficiency of ऑपरेशन efficiency of operation अभी जस्ट देखे थे बेटा इसके अंदर आएगा इसको हम क्या बोलते हैं टर्नओवर रेशियो जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टर्नओवर रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं बोलते एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं क्या टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है सॉल्वेंसी लिक्विडिटी हाँ प्रॉफिटेबिलिटी तो बोलते हैं बेटा ठीक है चलिए the activity that result in change in the size and composition of the owner's capital and grow borrowing of the enterprises are called ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द enterprises are called कौन द एक्टिविटी है जो चेंजेस होता है कंपोजिशन चेंजेस करते हैं तो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ये ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश कौन सा इनफ्लो ऑफ कैश रिजल्ट इफेक्ट नहीं देता कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ठीक है तो बैंक में इसमें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो एक तरीके से हो ही नहीं रहा समझो पेमेंट ऑफ सैलरी सैलरी पेमेंट करने से पेमेंट आउटसाइड हो रहा है बिजनेस ऑपरेशन में चले गए हैं इशू ऑफ 9% डिवेंचर तो डिवेंचर इशू करने से पैसा इनफ्लो होगा परचेस ऑफ मशीनरी करने से पैसा आउटफ्लो होगा Which of the following transactions will not result in the inflow of cash? A, B, D. A, B, D. Option number C. A, B, D. Option number C. एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर ए बी डी सही है बेटा चलिए ए बी डी सही है 30 इन कैश इन In case of non-financing enterprises, payment of interest and dividend are classified as financial activity, whereas receipt of the interest and dividend are classified as investing activity. In case of non-financial enterprises के लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है सही बोला और रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग सही बोल रहा था इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये रॉन्ग है बेटा तो आपका स्टेटमेंट वन इज राइट एंड ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 एक बार पढ़ेंगे और उसका आंसर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ करके उसका आंसर बताएंगे बेटा बहुत इजी है द स्टेटमेंट ऑफ दैट the statement that show the changes in the all the item of the financial statement in absolute and percentage term over a period of time for a firm or between two firm is called क्या आएगा आंसर between two firm is called दो फर्म के बीच में हम निकालते हैं बेटा क्या आएगा कॉमन साइज एक ही फर्म के बीच में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो फर्म नहीं निकालते हैं दो फर्म टाइम फॉर अ फर्म बिटवीन टू फर्म्स इज कॉल्ड दो फर्म के बीच में अगर हम करते हैं तो उसको कंपेयर करना होता है तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट कहेंगे
ठीक है। डेस रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। तो कौन से एक्टिविटी है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे, पता चलने के लिए एक्टिविटी रेशियो, काम करने वाला रेशियो, जो एक्टिविटी रेशियो उसको देख करके हम इसको करेंगे। सेम क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर करेंट रेशियो पूछा हुआ है, तो करेंट रेशियो के बारे में बताया हुआ बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द, सॉरी, क्वेश्चन है द करेंट रेशियो ऑफ द मैग्नम लिमिटेड इज 2.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेशियो। करेंट रेशियो डिक्रीज किसके अंदर होगा, तो करेंट रेशियो डिक्रीज किसके अंदर होगा उसको देखना है। तब इसको 2,50,000 और 1,00,000 ऐसे लेकर के चलना है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गुड्स, कैश से गुड्स परचेज करेंगे तो कैश माइनस होगा और गुड्स आएगा, तो दोनों बेटा एक ही ट्रांजेक्शन, इससे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर, नो इफेक्ट, डेटर कम होगा, कैश आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड 62,000, करेंट लायबिलिटी माइनस होगा, कैश माइनस होगा, तो दोनों माइनस होने से आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। जब दोनों माइनस होगा, मान लो जो यहाँ पर 62,000 इससे माइनस करते हो, तो 62,000 इससे भी माइनस कर दो, 62,000 इससे भी माइनस कर दो, तो जो रेशियो आएगा ना बेटा वो रेशियो इंक्रीज होगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन को माइनस करने से, लॉन्ग टर्म लोन को माइनस करने से आप देखो, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब करेंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपका कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो आपका डिक्रीज इन रेशियो बन करके आएगा। ये आपका आंसर है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। कौन सा आइटम है जो आउटफ्लो ऑफ कैश को बताता है। कैश पेमेंट टू एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, कैश रिसीव फ्रॉम द रॉयल्टी इनफ्लो है, इशू ऑफ शेयर इनफ्लो है, डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो है, मतलब सिंपल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। In case of non-financial enterprises, payment of dividend is considered a financing activity। तो ये नॉन फाइनेंशियल के पेमेंट है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। The balance in the statement of profit and loss in the balance sheet of Samta Limited show a deficiency of 2 lakh on 31st March 2023 and the surplus of 3 lakh on 31st March 2024। 5 lakh will be considered as a profit revenue, कहीं लिखा हुआ है भाई 30। ठीक है। ऑन 31st मार्च, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते, क्लोजिंग आपका 3 लाख माइनस माइनस 2 लाख करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये आ जाएगा। ऑन 31st March 2020 द गुडविल अकाउंट ऑफ द जीता लिमिटेड शो अ बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड ऑन 31st इट शो द बैलेंस ऑफ 5 लाख, 1 लाख विल बी कंसीडर, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, लगभग सभी में 6 क्वेश्चन किए हैं अभी तक। 6, 27 वाला कर दे तो 6, 6 5 जा, 6 5 कितना तो है, 30 क्वेश्चन हो गया है। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द समता इज 28, इफ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 100 से माइनस कर दो भाई, 100 से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 72। The statement which expressed all the item of the financial statement as percentage of sum common based is, सम कॉमन बेस्ड इज, तो डायरेक्ट नाम बता दे रहा है बेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट। द करेंट रेशियो ऑफ द माइनस लिमिटेड इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिड्यूस द करेंट रेशियो। कौन सा ऐसा आइटम है जो करेंट रेशियो को रिड्यूस करेगा। जब ऐसे टाइम में ना देखना बेटा, अगर दोनों
दोनों कम हो रहा होगा ना तो रेशियो इंक्रीज होगा, और दोनों अगर ज्यादा हो रहा होगा तो रेशियो डिक्रीज होगा। अब आपको देखना है करेंट रेशियो को कौन सा आइटम डिक्रीज कर रहा है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल का दोनों कम हो जाएगा तो नहीं होना है, बढ़ जाएगा। इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने से दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेल्स ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस, इन्वेंट्री को सोल्ड करने से, सेल सोल्ड कर रहे हैं लॉस में, तो लॉस में सोल्ड करने से क्या होगा, सोल्ड करने से पैसा आएगा। ठीक है। और कैश कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसेबल, कलेक्टेड ट्रेड रिसेबल से, तो ट्रेड रिसेबल कैश का नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following transaction will result in cash flow from operating activity? कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाता है। परचेस ऑफ इन्वेंट्री, पेमेंट डिविडेंड, नो। परचेस प्रॉपर्टी, नो। इशू ऑफ डिवेंचर, परचेस ऑफ इन्वेंट्री। सेल्स ऑफ पेटेंट विल बी रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही लेते हैं। सेल करने से इनफ्लो होगा तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 30, statement sales of marketable security will be result in the flow of cash, सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज द रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ कैश। नो भाई ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्टेटमेंट टू इज फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। कैश फ्लो इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम, तो ये सही बोल रहा है भाई। तो पॉइंट नंबर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्विक रेशियो हो सकता है क्वेश्चन सही हो, अगर इसमें 1:2 दिख रहा है तो एक बार उसको चेक करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो अमाउंट को लेकर के सॉल्व करो, आंसर आता है क्या देखो। प्लीज आ गया मुझे तो। क्विक रेशियो ऑफ कंपनी इज 1:2। चेक करो तो बेटा इसको। Quick ratio of company is 1:2. Which of the following transaction will result in increase in the ratio? Increase in the ratio. Which of the following transaction will increase in the ratio? तो क्विक रेशियो का दिया हुआ है 1:2। ठीक है, तो 1:2 दिया है तो इसको 1 लाख ले लो और इसको 2 लाख ले लो। चलो पहला पॉइंट लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होने से क्या होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होने से क्या होगा। बेटा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होने से कैश प्लस होगा और डेटर यहाँ पर से माइनस होगा, तो रिजल्ट नो इफेक्ट होना है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स सोल्ड करने से देखो 1 लाख ये और ये 2 लाख है। गुड्स सोल्ड करने से क्रेडिट में अगर गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो होने से इन्वेंट्री जो है आपका कम होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपका जो लाइबिलिटी है वो भी यहाँ पर से माइनस हो जाएगा, तो लाइबिलिटी यहाँ पर से माइनस हो जाएगा। मान लो जब 50,000 से गुड्स सोल्ड क्रेडिट में करें तो यहाँ पर 50,000 रुपये कम हो जाएगा, तो ये 1 लाख, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पर रेशियो जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है
1:, यहाँ पर 1,50,000 to 1:, यहाँ पर रेशियो में कोई चेंजेस आया है, मतलब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो इंक्रीज में दिख रहा है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, रिजल्ट इंक्रीज में नहीं, मतलब यहाँ पर डिक्रीज ही है एक तरीके से। 1,50,000 करेंगे तो डिक्रीज ही है ना, कहाँ से इंक्रीज होगा बोल रहे हो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, मान लो जाए 50,000 का गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में गुड्स परचेज करने से क्या होगा, गुड्स तो आएगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने से आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो 2,50,000, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। इसी में तो इफेक्ट हो रहा है बेटा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ही आएगा। उस समय भी आंसर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट आया था, अभी भी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ही आएगा, इसको याद रख लेना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सा आइटम है जो कैश इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो कौन सा आइटम है जो कैश इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। पेमेंट टू क्रेडिटर, नो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द नॉन फाइनेंस, नॉन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। 29, analysis of financial statement is useful and significant to different user. Which of the following user is particularly interested in the firm's ability to meet their claim over a very short period of time? Short period of time के लिए अगर बात करें तो कौन होगा, ट्रेड पेबल। Death ratio are calculated to determine the ability of the business service is debt in long run। लॉन्ग रन के लिए सॉल्वेंसी रेशियो होता है बेटा। द ट्रांजेक्शन एक्विजिशन of machinery by issuing of equity share of rupees 15 lakh, so 15 crore will result in, अच्छा, of rupees 5 crore, the transaction acquisition of machinery by issuing equity share। तो बेटा इक्विटी शेयर के बेस में अगर हम कोई मशीनरी को परचेज करें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। The transaction capital gain tax paid on the sales of assets is classified under which of the following इन्वेस्टिंग भाई, सेल्स को करने से जो भी होगा फिर इन्वेस्टिंग नहीं आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। टू एसेस द करेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑफिशिएंसी, तो एक्सेस का बात किया, नॉलेज का तो ये सही है। टू असर्टेन द रिलेवेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंस कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी सही है। टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस और टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी इज नॉट परफेक्ट। This is also known as acid test ratio. Current ratio of the super limited is 2:1. Which of the following transaction will result in decrease in ratio? डिक्रीज जानना है, करेंट रेशियो आपका 2:1 है तो डिक्रीज जानना है, तो डिक्रीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ 40,000 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करने से दोनों नीचे होगा तो इंक्रीज होगा। सेल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल करने से नहीं। यदि पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन,
लॉन्ग टर्म लोन को रिपेमेंट करने से इफेक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म लोन को रिपेमेंट करने से कैश कम होगा और नॉन करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो करंट रेशियो फॉल होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। इशू ऑफ डिवेंचर विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश सही है। इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर फॉर परचेस ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट इन आउटफ्लो, नो बेटा नो इफेक्ट। तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। What will be the effect of purchase of marketable security for cash on the cash flow item? तो भैया मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है कैश फ्लो आइटम के अंदर जो आता है, वो आपको क्या करेगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो क्या करेगा ये बताओ, कौन सा इफेक्ट देगा? परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश। तो भैया परचेस ऑफ मार्केट परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने से भाई इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, तो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। पेड 5 lakh to acquire shares in Niligar Industry and received a dividend of 30,000 after acquisition. This transaction will be result in cash outflow from investing activity. The debt equity ratio of the company is 3:2. Which of the following transaction will result in increase in the ratio? Increase के लिए क्या आएगा? Increase के लिए क्या आएगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज करने के लिए इशू ऑफ डिवेंचर। स्टेटमेंट फर्स्ट, issue of fully paid bonus share out of security premium accounting will be result in flow of cash. Issue of fully paid bonus share out of security premium account will be result in cash inflow of cash from cash withdrawal from bank will result in inflow cash withdraw from bank। कोई inflow outflow नहीं दिखाता, both the statement is false। 29A, which of the following tools if indicate trend in their trend वाला comparative है भाई। Dash indicate the speed at which activity of the business are being performed। Which of the following transaction will result in cash flow from operating activity? कौन सा cash flow from operating activity के अंदर आएगा? Receive investment, investing, cash received from sales of the goods, sales received on the cash of the goods। ये है goods सेल करने, डिविडेंड नहीं आएगा, पेमेंट ऑफ परचेस नहीं आएगा। डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंसिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड कर रहे अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, अगर फाइनेंसिंग कंपनी अगर डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, उसका मेन काम है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट, इनकम थर्ड सेकेंड एंड थर्ड। सी पॉइंट आएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? पढ़ के देखो, आंसर बताओ।
पढ़ के देखो, आंसर बताओ। करंट रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो नहीं कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश? नो फ्लो ऑफ कैश। एक्विजिशन ऑफ मशीन बाय इशू ऑफ शेयर। चलिए, बहुत अच्छा है, ये वाला पॉइंट को देखो और बताओ। मैच करना है कॉलम टू विद आइदर करेक्ट कैटेगरी गिवन इन कॉलम वन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ गुडविल, फर्स्ट का सेकेंड। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड, सेकेंड का फर्स्ट, बी। The current assets of the X Limited are 2 lakh and in its current liability are 1 lakh 50,000. If the working capital turnover ratio is 6 lakh, its revenue from operation will be, revenue from operation will be, current assets दिया हुआ है और current liability दिया है। If working capital turnover ratio is 29, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा करके करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following activity are operation activity for the purpose of cash preparing cash flow from statement? ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके अंदर? डिविडेंड पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेस ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ शेयर परचेस अगेंस्ट मशीनरी। इसको भी सॉल्व करना एक बार बनेगा आपसे। Which of the following is the tools of analysis of financial statement? Ratio analysis. If the operating ratio of the Power Limited is 30, operating profit ratio is 70, 100 minus 30. Which of the following is not a solvency ratio? कौन सा solvency ratio के अंदर नहीं आता? 28 का कौन सा solvency ratio के अंदर नहीं आता? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी टोटल एसेट्स आता है। Which of the following are known as the efficiency ratio? efficiency ratio किसको कहा जाता है? और फिर efficiency ratio किसको कहा जाता है? अभी ऊपर में देखे थे एक्टिविटी बेस्ड रिटर्न और रेट वगैरह। Which are of the following transaction does not result in inflow or outflow of cash and cash equivalent? कौन सा आइटम है जो इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं बताता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं बताता है। कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। Which of the following is not included in cash and cash equivalent? कौन सा है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? ट्रेड रिसीवेबल ऊपर पड़ चुके हैं। Which of the following equation is correct? Cost of revenue from revenue from operation plus zero
Revenue from operation plus gross profit, कॉस्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है बेटा, तो ये नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग मनी प्लस नेट माइनस नेट परचेज टू जेबी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम माइनस डी, ऑप्शन डी 27 फर्स्ट डी। Which of the following tools is a tools of financial analysis of financial statement, cash flow from statement, from the following information proprietary fund, प्रोप्राइटर फंड किसको कहते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो 25% दिया हुआ है, तो प्रोप्राइटर फंड किसका हो जाएगा? तो 25% ऑफ टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब 60 लाख का 25%, 60 लाख का 25%, 25 छक्का 25, 1,50,000, 15 लाख, 29। Dividend paid by the financial enterprises will come under which kind of the activity? डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस द्वारा डिविडेंड पेड करते हैं, तो किसके अंदर आता है? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी कौन सा आएगा आपका? सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बिकम अंडर विच टाइप ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग वे प्रिपेयरिंग इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड किसके अंदर आता है? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर हमको हो रहा है भाई, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। अब तो आप लोग से ही आंसर आ रहा है, सिर्फ बनाते जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन आर शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है? इशू ऑन इक्विटी आता है, कैश रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर, कैश पेड अगेंस्ट पेड पेपर, फर्स्ट एंड थर्ड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स बता दो भाई। रेशियो, days are calculated on determining ability of the business service debt in long-term asset solvency. The inventory turnover ratio from the following information will be, inventory turnover ratio निकालना है। inventory turnover ratio कॉस्ट ऑफ COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस लॉस को ऐड कर दो। ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है, तो ग्रॉस लॉस ऐड होगा 12। तो 12 लाख में 20%, 12 लाख 12 दूनी तो 20, 2,40,000 को 2,40,000 मतलब 2,40,000 मतलब 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। जी, 20 7.2, 29। Interest of 3,000 received in cash on loan and advances will be returned in investing cash inflow in investing activity. In case of financing enterprises which main business is lending and borrowing, interest paid and interest received. Which of the following transaction will not result in flow?
Which of the following is not a profitability ratio? Which of the following tools is of analysis? Following is the tools of analysis of financial statement, cash flow statement, statement of profit and loss statement. दोनों tools of financial statement analysis of financial statement के अंदर आता है तो बी। The debt equity ratio of the company is to its which of the transaction will increase the debt equity ratio of the venture अभी तक करते आए हैं। During the year, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन डेप्ट करेंगे यार 15 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 10% 5 लाख 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 3 लाख। Which of the foreign transaction would result in the inflow of cash and cash equivalent? इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्राइस होल्ड करने से पैसा आएगा। पॉइंट नंबर ए है ना, गलती से बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या नहीं आएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब इसको हम करेंट समझ करके सी लेंगे, ठीक है। If the revenue from operation is 10 lakh and gross profit is 25% on cost of the revenue from operation is cost of the revenue from operation is 25% on cost और 20% on sale, तो 20%, तो 10 लाख का 20% 2 लाख, 2 लाख माइनस कर दोगे तो 8 लाख। If the operating ratio of the amount limit is 60/40, which while preparing cash flow statement, interest received by financing companies called as cash flow from finance, cash flow statement, interest received by financing, operating. Which of the following will be result in the flow of cash? Careful draw कुछ नहीं होगा, डिवेंचर कुछ नहीं होगा। See, an investment normally qualify a cash equivalent only when it has short maturity of say days from the date of acquisition, 1 year or less. Which of the following is the not solvency ratio? Solvency ratio function here return on investment. The end. 2025 के 6 सेट, 2024 के 5 सेट और 2023 के 5 सेट। 6 5 11 5 16 सेट क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू किए हैं। अप्रॉक्स 16 इंटू 6 कर दो तो 80 to 90 के बीच में हम लोग एमसीक्यू किए हैं। थैंक यू।